हेलो दोस्तों, मैं अविराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी के एक टॉपिक क्रिया को समाप्त किया था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लिया था। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है विशेषण। क्रिया के बाद हमारा अगला नया टॉपिक आता है विशेषण। तो आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से भी आपके हर एक एग्ज़ाम में, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी टेट हो या सी टेट हो, मतलब सी टेट में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन यूपी टेट और पीआरटी और डीएसएसबी वगैरह में जहाँ पे हिंदी में ग्रामर अच्छी पूछी जाती है, वहाँ से इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विशेषण क्या होता है? आप लोग दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं हमारे विशेषण कहलाते हैं। लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि अब परिभाषाओं से कुछ नहीं होने वाला है। अब क्वेश्चन लिखा हो एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, तो वो हम सॉल्व कर दें तो समझ लो आपको विशेषण आ गया। तो आगे हम देखेंगे विशेषण, विशेष्य और प्राविशेषण क्या होता है। ये तीनों चीज़ हम आपको एक साथ बताने का प्रयास करेंगे कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है और प्राविशेषण क्या होता है। दोस्तों, एक एक करके देखेंगे कि जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिन शब्दों द्वारा विशेष्य की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। मैंने क्या बताया? जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिन शब्दों के द्वारा विशेष्य की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। और प्राविशेषण क्या होते हैं? जो शब्द या शब्दांश विशेषण की भी विशेषता बतलाएं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। प्राविशेषण वो होता है जिसमें जिन शब्दांशों जो विशेषण की भी विशेषता बतलाएं वो हमारे प्राविशेषण कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करेंगे कि विशेषण, विशेष्य और प्राविशेषण होता क्या है। हमारा सेंटेंस दिया है, सेब सिंदूरी लाल है। सेब सिंदूरी लाल है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, समझेंगे एक एक चीज, क्या विशेषण है, क्या विशेष्य है, क्या प्राविशेषण है। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। सेब, सेब ये हमारा हुआ विशेष्य। कैसे? और एक चीज आप लोग दोस्तों याद रखिए कि जो विशेष्य होते हैं वो अधिकतर संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। ज्यादातर जो विशेष्य हमारे ज्यादातर होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। तो सेब कैसा है? सेब लाल है, यानी कि विशेष्य की विशेषता बतला रहा है। तो ये हमारा लाल जो है ये हमारा विशेषण हो गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में भी बताया था। लेकिन सेब लाल केवल लाल नहीं है, सेब सिंदूरी लाल है, यानी कि ये विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, सिंदूरी। तो यहाँ पे जो सिंदूरी शब्द हुआ ये हमारा प्राविशेषण हो गया। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है और प्राविशेषण क्या है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे। आगे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि काली गाय अधिक दूध देती है। काली गाय अधिक दूध देती है। इसमें दोस्तों एक चीज ये है कि इसमें मान लो मैंने पूछ दिया कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में एक ही विशेषण हो और एक ही विशेष्य हो। अब क्वेश्चन को एक बड़ा सा क्वेश्चन लिख देंगे और आपके एग्जाम में अब इस तरीके से क्वेश्चनों को सेट करने लगे हैं कि उसमें लिखेंगे, बताएंगे कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो आप लोगों को एक बड़े से क्वेश्चन में विशेषण और विशेष्य लगाना भी आना चाहिए। ये हम लोग कल की क्लास में जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा है, इससे काली गाय अधिक दूध देती है। इसमें आपको बताना है कि विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है, और कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो दोस्तों, यहां पे लिखा है काली, काली, काली और गाय। तो ये हमारा काली ये लिखा है, ये हो गया हमारा विशेषण और गाय हो गया हमारा विशेष्य। तो यानी कि एक विशेष्य यहाँ पे हुआ और एक विशेषण हुआ। तो यहाँ पे काली हो गया हमारा विशेषण और गाय हो गया विशेष्य। आगे सेंटेंस दिखा है अधिक दूध। तो यहाँ पे दोस्तों अधिक हो गया हमारा विशेषण और दूध हो गया हमारा विशेष्य। तो यहाँ पे दो विशेषण और दो विशेष्य हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस में
दो या दो से अधिक भी विशेषण या विशेष्य हो सकते हैं। तो आप लोग ये चीज़ भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कल हम लोग विशेषण से संबंधित जब क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या लिखा है, ये छोटी सी चीज़ है, ये आप लोग ध्यान देना, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। विशेषण और विशेष से मिलकर विशेष से विशेषण का निर्माण करते हैं, और विशेष से और विशेषण यानी कि जस्ट अपोजिट, विशेष से और विशेषण मिलकर ये हमारे विधेय विशेषण का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो विशेषण यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने चंचल शिशु, चंचल शिशु। तो चंचल हो गया हमारा विशेषण और शिशु हो गया विशेष, यानी कि विशेष की जो विशेषता बतलाता है, यानी कि शिशु कैसा है, शिशु चंचल है, तो यानी कि चंचल ये शिशु की विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा विशेषण हो गया। और इसी तरीके से नीचे लिखा है विशेष विशेषण, तो यहाँ पे हो जाएगा शिशु चंचल, इसको हम कहते हैं विधेय विशेषण। ये हो गया हमारा, जहाँ पे विशेषण और विशेष से मिले वो हमारा विशेष विशेषण बनेगा, और जहाँ पे विशेष से और विशेषण मिले वो हमारा विधेय विशेषण बनेगा। बस इस चीज़ को इतना की पॉइंट जैसा दिमाग में डाले रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, विशेषण के भेद। विशेषण होता कितने प्रकार का है? विशेषण होता है हमारा 4 प्रकार का। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है सार्वनामिक, पहला होता है सार्वनामिक, इसको संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा परिमाण बोधक विशेषण, और तीसरा होता है गुणवाचक विशेषण, और चौथा होता है संख्यावाचक विशेषण। अब दोस्तों हम लोग एक एक करके हर एक विशेषण को देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इसमें सेंटेंस लिख देंगे कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो आप लोगों को की पॉइंट और इसके वर्ड पकड़ना आना चाहिए कि इस शब्द में या इस सेंटेंस में कौन सा विशेषण होगा। तो चलिए एक एक करके समझेंगे बहुत अच्छे से, और उम्मीद तो यही करता हूं कि आज के बाद आप लोगों के विशेषण संबंधित क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। आगे एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा दिया है सार्वनामिक। सार्वनामिक आप लोग, मैं बता रहा हूं, आप लोग सार्वनामिक याद ही ना रखिए। सार्वनामिक केवल इतना दिमाग में रखिए कि हाँ सार्वनामिक होता है, लेकिन इसका नाम आप लोग संकेतवाचक याद रखिए। कभी क्वेश्चन सार्वनामिक का गलत हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग ये पढ़ेंगे कि सार्वनामिक विशेषण और इतना दिमाग में रखेंगे हाँ इसको संकेतवाचक भी कहते हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आपको रटना पड़ेगा। इसीलिए देखो दोस्तों, मैंने सार्वनामिक को ब्रैकेट में लिखा है, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक। तो परिभाषा क्या लिखी है? जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग होकर विशेष की विशेषता बतलाएं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं डिफिनीशन से। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। मैंने आपको बताया सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, जहां पे संकेत हो। एग्जाम्पल दिया है वह घर मेरा है, अगला दिया है यह पुस्तक मेरी है। यानी कि आप लोग किसी से अगर बताएंगे, कोई अगर आप दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं तो बताएंगे कि वह घर मेरा है, यानी कि उसने संकेत किया कि नहीं किया? संकेत किया ना। तो यानी कि संकेत करना, इसीलिए मैंने बताया आप सार्वनामिक ना याद रखिए, संकेतवाचक याद रखिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वह घर मेरा है, और आप ये भी संकेत करके बताएंगे कि यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ जहाँ पे संकेत का यूज हो रहा हो, साइन का प्रयोग हो रहा हो, वो हमारा सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं। वह घर मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, वह गाय मेरी है, वह स्कूल मेरा है, यह कलम मेरा है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को सार्वनामिक विशेषण क्या होता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सार्वनामिक में आपको संकेतवाचक ये चीज़ याद रखनी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने दूसरे उस पे विशेषण पे। दूसरा हमारा दिया है परिमाण बोधक। दूसरा दिया है हमारा परिमाण बोधक। परिमाण बोधक इसकी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन को भी देख लेते हैं एक बार। डिफिनीशन लिखा है जब किसी वस्तु या द्रव्य का मात्रात्मक अध्ययन करके विशेषता बतलानी हो तो वहां पर परिमाण बोधक कहलाता है। देखो परिमाण बोधक होता क्या है, कैसे, ये तो डिफिनीशन हो गई। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, आपको याद क्या रखना है, ये चीज देखिए। परिमाण बोधक के 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन? एक निश्चित
निश्चित संख्यावाची, यहाँ पे संख्या गलत लिख गया है, हमें लगता है यहाँ निश्चित परिमाण बोधक होगा, निश्चित परिमाण होगा। और एक होता है अनिश्चित, चाहे संख्या भी कह सकते हैं आप लोग, ये एग्जाम्पल याद रखिए। परिमाण बोधक, परिमाण बोधक में क्या होता है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। निश्चित में क्या होता है कि जैसे लिख दिया 2 लीटर, 5 केजी चीनी या 3 मीटर, यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा है ना, एग्जैक्ट वैल्यू का वो हो रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू बताई जा रही है कि 5 किलो चीनी या 2 किलो चीनी। इस तरीके का जब क्वांटिटी यूज हो कहीं कोई भी सेंटेंस में, तो वो हमारा परिमाण बोधक का उदाहरण होगा। और कहीं कहीं इसमें थोड़ा, कम, बहुत, ज़्यादा, इस तरीके से भी अनिश्चित चीज़ों का भी यूज किया जाता है, जहाँ पे हम लोग उसकी निश्चितता को क्लियर नहीं कर पाते हैं, वहाँ भी हमारा परिमाण बोधक होता है। तो आप लोग इतना कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ये निश्चित परिमाण बोधक है या अनिश्चित परिमाण बोधक है। जिसके 2 उपभेद होते हैं, आप इतना याद रखिए कौन कौन। ये पहला होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित के अंतर्गत निश्चित मात्रा, निश्चित क्वांटिटी का बोध होता है, और अनिश्चित के अंतर्गत अनिश्चित क्वांटिटी या निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसा मैंने हम लोगों ने अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ा था, बस उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता हुआ है। तो दोस्तों परिमाण बोधक ये हमारा क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, यहाँ से आप लोग ये ध्यान देना, आगे जो हम लोग संख्यावाचक पहला पढ़ा है सार्वनामिक, और आगे ये जो संख्यावाची है, और अगला जो हमारा है गुणवाचक। क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये भी हमारा इसमें भी 2 उपभेद होते हैं। पहला क्या होता है निश्चित, अगला होता है अनिश्चित। तो पहले हम लोग अनिश्चित संख्यावाची समझ लेंगे, जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अनिश्चित संख्यावाची वो होते हैं जहाँ पे अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कुछ या कुछ लोग या बहुत सारे लोग या सब कुछ। लेकिन परिमाण और संख्यावाची में इतना याद रखना दोस्तों कि उसमें भी निश्चित और अनिश्चित है, यहाँ भी निश्चित और अनिश्चित है। परिमाण में आप लोगों को पता है क्वांटिटी या मात्रा का बोध होगा, यहाँ पे अनिश्चित या निश्चित संख्या का बोध होगा। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना दिमाग में, नहीं तो संख्यावाची परिमाण में जाएगा और परिमाण संख्या में आएगा। तो बहुत ध्यान से देखना। तो अनिश्चित क्या होता है, जहाँ पे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे कुछ, बहुत से लोग, थोड़े लोग या सब कुछ, ये हमारा अनिश्चित संख्यावाची हो गया। निश्चित संख्यावाची के अंतर्गत देखो दोस्तों आते हैं पूर्णांक और अपूर्णांक। निश्चित के 2 उपभेद होते हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। ये आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा कि ये संख्यावाची के कितने उपभेद होते हैं या निश्चित संख्यावाची के कितने उपभेद होते हैं, लेकिन मैंने आपको क्लियर करने के लिए सब तोड़ तोड़ के बताया है कि निश्चित संख्या हो कितने टाइप की सकती हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन आपका सेंटेंस दिया होगा, और सेंटेंस में इन शब्दों का, जैसे गणना वाले शब्द हो गए या क्रम वाले शब्द हो गए, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना होना, वो हमारा संख्यावाची विशेषण का उदाहरण होगा। ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखना। तो पूर्णांक के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, पूर्णांक के अंतर्गत जैसे गणना में जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारा संख्यावाची का उदाहरण हुआ गणना। अगला मैंने लिखा है क्रम में क्या हो गया, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरीके से क्रम होता है ना, तो ये भी हमारा संख्यावाची हुआ। अगला मैंने लिखा है समुदाय में क्या होता है कि चारों, पांचों, ये भी इस तरीके की संख्या है, तो ये भी हमारी संख्यावाची का उदाहरण है। अगला मैंने लिखा है आवृत्ति में जैसे 2 गुनी, 4 गुनी, इस तरीके की जब डिजिट कहीं कोई सेंटेंस में लिखी हो, वो भी हमारी संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है। अगला मैंने लिखा है प्रत्येक बोधक, इसमें हर एक इस तरीके का, ये भी हमारा संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन आप में ये कभी नहीं पूछेगा कि आवृत्ति संख्यावाची के किस क्रम में आता है, कि आवृत्ति में आता है, कि क्रम में आता है, कि गणना में आता है। ये आपका क्वेश्चन जब बहुत कठिन स्तर, बहुत टफ लेवल पे बनाएंगे तभी पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। और अपूर्णांक के अंतर्गत दोस्तों, अपूर्णांक के अंतर्गत जैसे 2.5, 3.25, 3.25, 3.5, ये 1.25, 3.25, 4, ये 2.5, 1.5, इस तरीके के जो होते हैं वो हमारे अपूर्णांक होते हैं। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ रखा होगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ संख्यावाचक विशेषण आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखना, इससे संबंधित जो हम कल क्वेश्चन कराएं वो क्वेश्चन करना, आप लोगों को बिल्कुल सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे हमारा आज का लास्ट सर्वनाम है, लास्ट वो है भेद है इसका, सर्वनाम सर्वनाम नहीं दोस्तों, विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन गुणवाचक विशेषण से भी पूछे जाते हैं और इससे स्मार्ट क्वेश्चन बनाने लगे हैं कि ये गुणवाचक के अंतर्गत किसमें आ रहा है। तो दोस्तों एक एक चीज़ याद रखना, गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के रंग, आकार, काल, दिशा या दशा का बोध कराएं, ये हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। लेकिन ये दिशा, दशा, काल होता क्या है, ये मैं आपको अलग अलग एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा। तो डिफिनीशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। वे संज्ञा और सर्वनाम जो हमारे रंग, आकार, काल, दिशा और दशा का बोध कराते हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। देखेंगे रंग बोधक के अंतर्गत क्या आएगा। आप लोग यहाँ पे ये भी याद रखना कि रंग बोधक के अंतर्गत जैसे हमारे सभी रंग हो गए, लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी, काला, रंग बोधक, ये हमारा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। अगला हमारा हुआ आकार बोधक। आकार में आप लोग जानते हैं आकार से संबंधित जैसे गोल, त्रिकोण, चौकोर, ये हमारे आकार बोधक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन ये हमारे विशेषण कौन है, गुणवाचक विशेषण। अगला दिया है हमारा काल बोधक। काल बोधक में नूतन, पुरातन, ताजी, बासी। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, पुरातन मतलब पुराना, ताजी, बासी। तो ये भी हमारा काल बोधक के अंतर्गत आएगा। काल बोधक में गुणवाचक विशेषण होगा हमारा ये। और एक बार आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि वह रोटी बासी है, कौन सा विशेषण है। तो वहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, ये हमारा होगा गुणवाचक विशेषण। और उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था, ऐसे पूछते तो बहुत सारे बच्चे लगा लेते कि वह रोटी बासी है, इसमें कौन सा विशेषण है। वहाँ पे इन्होंने गुणवाचक विशेषण न देके इन्होंने लिखा था रंग बोधक गुणवाचक विशेषण की, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण की, काल बोधक गुणवाचक विशेषण की, दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण। तो ये हमारा काल बोधक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से देखना और अच्छे अच्छे चीज़ों को समझना। तो ताजी, बासी, नूतन, पुरातन, ये हमारे काल बोधक और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला हमारा क्या आता है, अगला दिशा बोधक। दिशा बोधक के अंतर्गत आप नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, चारों दिशाएं हमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारे दिशा बोधक विशेषण के उदाहरण हैं, दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों आगे आता है दशा बोधक। बहुत क्वेश्चन पूछता है दशा बोधक से, क्योंकि आपने जब जहाँ भी विशेषण पढ़ा होगा और गुणवाचक के अंतर्गत सभी टीचर्स और सभी कोचिंग वाले आपको यही बताते होंगे कि ये आकार, रंग बोधक, इससे जो विशेषण बनता है वो हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। दशा बोधक क्या होता है, दशा बोधक के अंतर्गत वो आते हैं जैसे सूखा, गीला, इस टाइप के। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि वह खेत सूखा है, कौन सा विशेषण होगा। कभी मैं बता रहा हूं कि जो अच्छे लेवल की बंदा हिंदी पढ़ रखा होगा वही इसका आंसर दे पाएगा, नहीं तो इसका आंसर 99% बच्चे नहीं दे सकते। लेकिन ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये दशाबोधक विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। अगला हमारा है स्थान बोधक। स्थान बोधक के अंतर्गत आपको स्थान से क्लियर हो रहा होगा, कोई जगह या जगह का नाम होगा, लेकिन स्थान बोधक का मतलब जैसे जयपुर से जयपुरिया मैंने एग्जाम्पल लिखा है। तो जो क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूं। वह, और आगे लिखा है कानपुर से कनपुरिया, तो लिखेंगे वह कनपुरिया बोलता है में कौन सा विशेषण है। तो वह कनपुरिया बोलता है, ये हमारा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है और गुणवाचक विशेषण में ये हमारा स्थान बोधक विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को सारी चीज़ें, पूरा विशेषण अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को 4 से 5 बार जरूर देखें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। कल हम विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे, आप लोग वो क्वेश्चन हल करना और विशेषण टॉपिक आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पे हिंदी, सीडीपी, साइंस, करेंट और हिस्ट्री और बहुत जल्द पॉलिटी भी शुरू की जाएगी।
और ज्योग्राफी की क्लासें भी चल रही हैं, तो आप लोग वहाँ जाके उन क्लासों को भी देख सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।